अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, पीजे सर और सलीम बुखारी साहब। आज हम अपने शो में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि इमरान खान कहते हैं 17 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख देंगे। इसहाक डार कहते हैं कि वक्त से पहले इंतखाबात होते नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन अगर हुए तो अक्टूबर 2023 में होंगे, लेकिन उसके लिए मर्दमशुमारी कराना भी बहुत ज़रूरी है। वक्त से पहले इलेक्शन होंगे, ये सुनकर अब तो आदत सी हो गई है कि इंतखाबात हम वक्त से पहले करवा लेंगे, तारीख दे देंगे, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, इसकी असल सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए सलीम बुखारी साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि इलेक्शन वक्त से पहले क्यों होंगे, मतलब सिर्फ इसलिए कि एक पार्टी का लीडर जो है वो चाह रहा है कि इलेक्शन वक्त से पहले हो जाए। भाई ये वही असम्बली थी जिसके आप 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे और आपको उस वक्त कोई इतराज़ नहीं था, ना असम्बली इलीगल थी, ना ये नाजायज़ थी, ना ये इम्पोर्टेड थी, ना ये कुछ थी। अब अचानक आप ये कह रहे हैं कि चूँकि मैं हुकूमत में नहीं हूँ लिहाजा आप इंतखाबात कराएँ। पहली बात तो ये है कि इंतखाबात में अब वक्त ही कितना रह गया है। आप कह रहे हैं मार्च में हमें डेट दे दें, तो उसके बाद 3 महीने तो वैसे इलेक्शन के लिए चाहिए होते हैं, तो फिर थोड़ा सा 2 महीने और ज़बर कर लें, तो फिर इस मुतालबे की यानी गुंजाइश भी नहीं रहती और समझ में भी नहीं आती। दूसरी बात यह है कि या तो आपके पास एक ऐसा रोड मैप है कि आप इलेक्ट होके आएंगे और चुटकियाँ बजाएंगे तो इकॉनमी ठीक हो जाएगी, चुटकियाँ बजाएंगे तो सारे हालात नॉर्मल हो जाएंगे। आपके पास ऐसा प्लान भी कोई नहीं है, क्योंकि अगर होता तो 4 साल में आपने कुछ ना कुछ मोड़ जात तो कर दिए होते ना यहाँ। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो भी रूलिंग एलीट है, ये प्रेरोगेटिव उनका है कि वो अर्ली इलेक्शन कराना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। किसी एक आदमी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन को भी फोर्स करे कि आप इलेक्शन कराएं। देखिए, टेक्निकल फॉल्ट्स बेपनाह है। आपके पास सेंसस नया नहीं है, पुराने पर नहीं हो सकते इलेक्शन। आप मुतालबा करते रहे कि जनाब आप यहाँ पर वो जो वोटिंग मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वो लाएँ, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को राइट ऑफ वोट दें। वो आपने अपने होते हुए तो इम्प्लीमेंट नहीं किया, अब इनसे आप तकाजा कर रहे हैं कि ये कर देंगे। तो ये सारी जो बेवक्त की रागनियाँ हैं, इसकी मुझे कभी भी समझ में नहीं आई है। मेरे ख्याल से मेरा ये मशवरा है कि खान साहब को कि वो ये जो अरसा उनके पास इंटरम पीरियड है, इसको पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस करें ताकि इलेक्शन में बेहतर रिजल्ट आ सकें, और इंतज़ार कर लें। जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा सा और इंतज़ार। अगस्त 2023 में इलेक्शन होने ही है, तो इसके लिए इतने खर्चे किए आपने, 51 जलसे किए आपने इलेक्शन लेने के लिए, नहीं मिले आपको। आपने इलेक्शन कमीशन की ऐसी तैसी करके रख दी, वो नहीं कराए उसने इलेक्शन। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें वक्त ज़ाया करने की बजाय उन्हें चाहिए कि वो अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें और इलेक्शन वक्त पे होने दें, ताकि एक रवायत पड़े कि हर असेंबली अपनी टर्म जो है वो पूरी करेगी। पीजे सर, एक जानब खान साहब कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख देंगे, दूसरी जानब उन्हीं कि पार्टी के जो अरकान हैं वो हल्फ उठाते भी दिखाई दे रहे हैं, उनमें अदम एतमाद भी नज़र आ रहा है। वो खान साहब की इस बात से इत्तफाक नहीं भी करते। सियासी सूरत हाल को आप किस जानब जाता देख रहे हैं? देखिए, यहाँ एक मैं समझता हूँ कि क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, बिकॉज अलायंस पार्टनर्स कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन एक बयानात आ रहे हैं सपोर्ट के भी, लेकिन इसके अंदर एक कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स भी है। बुखारी साहब बिल्कुल सही कहते हैं। देखें, इस वक्त इमरान को चाहिए अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें। उन्होंने हर किस्म का प्रेशर जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उस पर डाला है, और एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं ना कि इस वक्त कोई रिज़ल्ट नहीं आया। अब रिज़ल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि इमरान की एक ओपिनियन है, वो उनकी एक डिमांड है, वो डिमांड नोटिस दे रहे हैं कि भाई आप ये करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। कोई भी गवर्नमेंट, आप अगर पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि कभी भी कोई हुकूमत, जैसी मर्जी हुकूमत हो, वो डाउनर पे इलेक्शन नहीं कराती। किसी कंडीशंस के अंदर वो अपर पे इलेक्शन कराते हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक वहां होता है और उन्होंने अपने वोट बैंक को अपीस करना है। बिल्कुल ठीक। अब मुसीबत ये है, इट इज़ नॉट पीटीआई, इट इज़ नॉट पीएमएलएन, इट इज़ नॉट पीडीएम। ये मुल्क एक, आप कह लो, एक बड़े मुश्किल मरहल से गुजर रहा है। वर्ल्ड रिसेशन है, पाकिस्तान उसमें फंसा हुआ है, आपकी अनचार्टेड इकोनॉमी है, आपका टैक्स बेस ब्रॉड नहीं है, आप लोगों से पैसे ले रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आप इस वक्त सर्वाइवल मोड पे हैं। अब ये सर्वाइवल मोड के अंदर यू थिंक अ गवर्नमेंट विल गिव अ डेट के इलेक्शन कराओ? ये तो अपने आप को कंसोलिडेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी इकॉनमी बेहतर हो, और बेहतर के साथ साथ जब आप कोई अच्छे आसार नजर आएंगे तो अक्टूबर अगले साल की जो डेट है ये उस पे जाएंगे। उससे पहले अगर ये इलेक्शन कराते हैं तो मैं समझता हूं ये पीटीआई के खिलाफ जाएंगे,
क्योंकि क्या इनके पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि ओवरनाइट पेट्रोल सस्ता, ओवरनाइट बिजली सस्ती, ओवरनाइट अनएम्प्लॉयमेंट ठीक हो जाएगी, ओवरनाइट एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे, क्या करेंगे आप? सो मैं समझता हूं कि इसके अंदर सारों को संजीदगी से बैठ के ये जब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे मुनीज़े, काम आगे नहीं बढ़ेगा। सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बैठेंगे तो बात करेंगे तो फिर हल निकाला जाएगा ना, लेकिन ये तो सड़कों पर आने की स्ट्रैटेजी पर चल रहे हैं। मैं इफ्तिखार साहब आपकी राय लेना चाहूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ये कह रहे हैं कि 15 से 30 दिसंबर तक के जो दिन हैं वो बहुत अहम है, इलेक्शंस की तैयारियां कर लें। तो आप क्या समझते हैं, अर्ली इलेक्शंस हो पाएंगे? खान साहब जो डेट कह रहे हैं वो दे देंगे? खान साहब को डेट नहीं मिलेगी। डेट का जो फैसला है वो पीडीएम करेगी और पार्लियामेंट में ये फैसला होगा। ये बात अब इतनी दफ़ा हम दोहरा चुके हैं कि ये सवाल सुनने के बाद और इसका जवाब देते हुए मुझे लगता है कि मैं एक वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, अपना भी, कौम का भी और देखने वालों का। काश खान साहब को भी एहसास हो जाए। ये खान साहब को एहसास नहीं हो सकता। आप उनकी अना का मसला नहीं समझ रही। देखिए, उनकी अना का मसला था कि वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहते थे, उसकी खातर उन्होंने कितने महीने ज़ाया कर दिए, उसकी खातर उन्होंने अपना असेंबली के अंदर उनको फेस करना पड़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बनाने के लिए जितनी घिनौनी साजिश उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ की, ये तो तारीख़ बताएगी वो खेल क्या थी और ये क्यों कर अदालतों ने उस मामले में फ़ैसला नहीं किया और वो जो हरकत थी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी उस पर क्यों नहीं कोई फ़ैसला किया। मतलब वो तो इस हद तक चले गए अना के मामले में, फिर उनकी वो बात भी नहीं मानी गई। अब वो जो उनकी जगह दूसरा आदमी आ गया है, अब उसको वो मशवरा देते फिरते हैं कि मेरी पार्टी के नारे को लेके तुम चलो। मतलब ये अजीब बात आपके सामने आ रही है। दूसरी बात है इलेक्शन की तारीख, वो उनकी अना का मसला है और अगर तारीख दी जाए तो जो गुफ्तगू अपना बुखारी साहब ने की है, जो पीजे मीर ने की है, वो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो अगले 3 महीने के अंदर पाकिस्तान के तमाम इक्तिसादी मसाइल को हल कर देगा। मतलब इलेक्शन किस लिए कराना चाहते हैं वो? मैं इसलिए कि उनकी अना का मसला है, उनकी ईगो का मसला है, वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है। ऐसा नहीं हो सकता। आदमी को अपनी ज़ात से बालातर होके मुल्क की सियासत में रोल प्ले करना चाहिए और उनको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक क्राइसिस में से गुज़र रहा है और वो उसका इजहार भी करते हैं कि गुज़र रहा है, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे, वो इन पे ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं। मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि उनके जो मुशीर हैं वो उनको तबाही की तरफ क्यों ले जा रहे हैं। मसलन अब वो 17 तारीख को मुख्तलिफ़ जगह पे वो लगा के, क्या होता है वो जिस पे देखा जाता प्रोग्राम, वो लगा के तकरीर दिखाएंगे। 17 को तकरीर में वो क्या कहेंगे, असेंबली टूट जाएगी। मान लिया जी पंजाब की असेंबली टूट गई तो फिर क्या होगा? पंजाब में तो फ़र्क आ जाएगा, पंजाब के लोगों को रोज़गार सस्ता हो जाएगा। भाई बच्चों वाली बात कर रहे हैं। वो साबित ये करना चाहते हैं कि वो सुप्रीम हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशन से भी बालातर हैं, इलेक्शन कमीशन से भी बालातर हैं, पाकिस्तान के कवानीन से भी बालातर हैं और वो जो चाहेंगे वो होगा। अब अफसोस की बात है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ये 22 करोड़ अफराद का मुल्क है, उनको 1.25 करोड़ के करीब वोट मिले हैं, उनके मुकाबले में जो वोट है वो भी 2 करोड़ 2.25 करोड़ के करीब वो भी। अगर मैं 22 करोड़ अवाम की बात ना भी करूं और मैं सिर्फ पीटीआई की ही बात कर लूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम अरकान है वो सब भी इस बात पर इत्तफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि ये जो असम्बलियों की तहलील है और ये सियासी लिहाज से इसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान ये कह रहे हैं, तो फिर ये चंद एक लोग ही हैं जो ये बात कर रहे हैं। जावेद साहब आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, ये चंद एक लोग नहीं है, ये पूरी पार्टी है, एक क़यादत है, उसका ये फैसला, और ये फैसला कोई आज ताज़ा फैसला नहीं किया उन्होंने। नहीं लगता? ये मुत्तफ़क़ा आपको नहीं लगता ना? जब इमरान खान अनाउंस करेंगे मैं देखूंगा कितने लोग इमरान खान को फॉलो नहीं कर रहे। क्वेश्चन ये नहीं है इस वक्त, क्वेश्चन मुल्क और कौम को जो लोग खेल रहे हैं, चाहे वो इमरान खान है चाहे हुकूमत, उनके माइंड सेट का, उन तमाम की ईगो का। इमरान खान अकेले का कानून नहीं है, कानून तो पाकिस्तान में बना ही अशराफिया को लाने के लिए
और इशराफिया को इग्नोर यार, इसमें करने, इशराफिया एग्जोनरेट का करने के लिए। इफ्तिखार साहब, बात जो सिंपल है, जो कौम को समझ आती है, नहीं, वो नजर भी आ रहा इशराफिया की बात होती है, है। मतलब मामला ये इशराफिया है कि इलेक्शन में इशराफिया सियासत कहाँ जा हम रही? लोग कर रहे हैं अपनी सियासी बका के लिए, पाकिस्तान के लिए कोई सियासत नहीं कर रहा। इमरान खान इलेक्शन डिमांड कर रहा है इसलिए कि उसको पता है कि उसका वोट बैंक इस टाइम बढ़ा हुआ है, इलेक्शन होंगे तो वो जीत जाएगा। हुकूमत इलेक्शन से मफरूर इसलिए हो रही है कि वो समझती है अगर फिर वो क्या इलेक्शन होगा, में जीत जाएगी जाएगा तो तो फिर उनका क्या बेड़ा होगा? गर्क फिर हो साइड जाएगा। जाएंगे। यह बड़ी मैडम, सादा सी आप बात है। बात है इस वक्त डायलॉग की, मुझे जो बताओ क्या सियासत फर्क में पड़ेगा? होनी चाहिए। फर्क कोई नहीं पड़ेगा इफ्तिखार साहब, मिल बैठ के अपनी अपनी नाक और अनाक को पीछे लाने की जरूरत है। पूरे मुल्क को इस टाइम ये बात करो रीसेट ना। करने की जरूरत है। इस वक्त मुल्क को रीसेट करने की जरूरत है। अकेला इमरान खान मुल्क की इकोनॉमी को या मुल्क के अदारों को या पूरे मुल्क को रीसेट नहीं कर सकता। इसके लिए उसको हुकूमत की जरूरत है। उसके लिए बैठने के लिए दोनों पार्टियों को बैठना पड़ेगा, एक टेबल पर बैठ के मामलात को फामो तफहीम से तय करना एक चाहिए। एहसान कर दें ताकि- कौम पर, आप ये करवा दें इमरान खान साहब से। नहीं, आपकी इमरान बड़ी खान बात तो होगी। चलो बैठ ही जाएगा, वो तो सदर अलवी लगे हुए हैं। आप एहसान करें ना कौम पे। एहसान हुकूमत ने करना है, हुकूमत का रोल बाप का है, उसको थोड़ा सा कोई एक एहसान की पीछे बहस आना नहीं है। 3 महीने में जो Constitutional उन्होंने मसला है, 3 चलाने हैं election ना, का एक, वो नहीं चलेंगे तो वक्त 3 महीने का पहले चयन आके है। करा लें। जनाब साहब, आइन के आपका अंदर पॉइंट आ गया। अगर को क्या उस- फर्क उसके पड़ता बाद है? इमरान खान जाना है, साहब तारीफ देखें, देंगे, वो ये जवान वो तो बार होंगे बार ही है ना। कहते हैं, लेकिन अब की बार भी बात तक रहेगी। ये देखना होगा 17 दिसंबर लाहौर को के क्या कोई तारीख आती है या नहीं। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे रेकॉर्डिंग बिल पर होने वाले इख्तलाफात के बारे में। आप साथ रहिए। रेकॉर्डिंग बिल पर इख्तलाफात के सबब हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का जो इजलास था उसका बायकॉट कर दिया गया 2 इत्तेहादी जमातों की जानिब से। ये कौन सी थी? JUIF और BNP मेंगल ने बायकॉट किया। शहबाज शरीफ ने उनके इख्तलाफात, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद उन्होंने इजलास को ज्वाइन कर लिया। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि ये दोनों जमातें इस इत्तेहाद से बैकआउट कर जाएंगी। मैं इफ्तिखार साहब आपकी जानिब आती हूँ, आपसे पूछना चाहूँगी कि असल मामला क्या है? क्या बलोचिस्तान के हक पर कोई समझौता होने जा रहा था? देखिए जी, असूली बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद जो अख्तियारात सूबों के पास हैं उनमें मदाखलत वफाक की नाकाबिल कबूल है और ये आइन की वायलेशन है। अब रिकॉर्ड एक जो है वो एक सूबे की मलकियत है। उस पे जो फ़ैसला अदालतों ने किया वो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन हम उनको उस हक़ से महरूम नहीं कर सकते। और ये जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है ये गलत है। और मैं मेंगल साहब के साथ और JUI के साथ बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि अगर किसी भी प्रेशर के तहत, ये मसला है इस मुल्क में, अगर कोई ऐसी अनदेखी क़ुव्वतें प्रेशर के तहत इस किस्म के फ़ैसले करवाना चाहती हैं कि असम्बलियों से ये करारदाद करा दी जाए कि हम ये इख्तियार वफाक को देते हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक खेल होगी। और इस ख़तरनाक खेल का अंजाम भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो सूबा पहले ही डिप्राइव है। उस सूबे के रहने वाले पहले ही कहते हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, और हम जैसे लोग जब उनको यकीन दिलाते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद तुम्हारे पास सारे इख्तियारात आ गए हैं, तो जब उनके इख्तियारात हम छीनना चाहते हैं और जिससे उनको माली फ़ायदा पहुँच सकता है, उनको रोज़गार के मौके मिल सकते हैं, उनके फ़ायदे पहुँच सकते हैं, तो हम उनको क्यों उस हक़ से महरूम करें जिसका हमने फ़ैसला कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि जिस किसी ने भी ये प्लान बनाया है या ये सोच रखी है, शायद वो आज कामयाब हो जाए, लेकिन फिर ये कामयाबी बहुत बड़ी ख़राबी को जन्म देगी। ये ऐसा बीज बोया जाएगा कि जिसको फिर जो पौधा जो उगेगा ना, उस पौधे से पाकिस्तान की फेडरेशन को नुकसान हो सकता है। सो आई विल स्टैंड विद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बलूचिस्तान के, उनके साथ। आई विल स्टैंड विद द 18th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं सूबों के जो हकूक़ हैं उनके साथ हूँ। जो भी हक़ उनका बनता है, हाँ वो हाइड्रल के हवाले से है, हाँ वो ज़ेर ज़मीन दफीनों के हवाले से है, हाँ वो गैस के हवाले से है, मैं उनके साथ हूँ। तो ये सोचना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को कि शहबाज शरीफ साहब, जो इक़्तिदार है आनी जानी चीज़ है, आज आप हैं कल आप नहीं होंगे, लेकिन ऐसे फ़ैसले मत कर जाएं जो फिर कहा जाए कि आपकी
क़यादत में हुए और उसका फिर नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस खेल के अंदर शरीक हों, और जो आपको इस खेल में शरीक कर रहे जी हैं सर। आप उनसे आर्गूमेंट करें, बहस करें, और सूबों के हकूक़ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। रेकॉर्डिक बिल पर जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इख्तलाफात हैं, क्या उस पर तमाम पार्टीज़ का इत्तफ़ाक़ राय हो पाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत और रियासत में थोड़ा सा फ़र्क रखना चाहिए हमें, और ये होता भी है। हुकूमतें आपस में लड़ती रहती हैं, चाहे वो प्रोविंशियल हुकूमत हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, लेकिन स्टेट को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एक कहानी लंबी है, रेकॉर्डिक आज का मसला नहीं है। पहले एक दफ़ा हमें साकिब निसार साहब को अल्लाह खुश रखे, उनकी वजह से 6 अरब डॉलर ठुक गए थे, और अब फिर हमें कुछ 10 अरब डॉलर ठुकने वाले थे। इसलिए इसका कोई ना कोई एहतमाम और इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी था। जो लोकल पॉलिटिक्स होती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इलाकाई पॉलिटिक्स हो या प्रोविंस की पॉलिटिक्स हो, उसके कुछ तकाजे होते हैं। यकीनी तौर पे मैं आपको उसकी एक मिसाल दे सकता हूँ। अगर आपको याद हो तो हज़ारा सूबा बनाने का एक वक्त में बहुत बड़ा फितना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू उठा था। तो उसमें हुकूमत भी नून लीग की थी, लेकिन सरदार मेहताब अब्बासी जो है नून लीग के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो ये है इलाकाई प्रोविंस की और कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स, ये होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, लेकिन स्टेट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो रिकॉर्डिक का मंसूबा है, इसके बारे में अभी मैं लेटेस्ट जो सुन के आया हूँ और जो मैं समझता हूँ कि बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वो ये है कि अख्तर मैंगल साहब ने कहा है कि इस बिल को, ये जो प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन का बिल है, इसको आप अगर रिकॉर्डिक तक रखें तो ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन आगे नहीं जाएगा ये। और ये कि इसके ऊपर हम अपनी अमेंडमेंट भी पेश करेंगे। गुड पॉइंट। सो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो जो एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था, शायद वो नहीं होने जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर माहौल जो है वो क्रिएट करके एक बड़े नज़ई मसले को जो है रिजॉल्व किया गया है। इसका क्रेडिट चाहे आप अख्तर मैंगल साहब को दें, चाहे आप फेडरल गवर्नमेंट को दें, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ये मामला जो है एमिकेबली हल हो गया है। और दूसरी बात मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि इस तरह के मामले अगर तूल पकड़ेंगे तो जो पाकिस्तान में बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उनके ऊपर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। हमारे यहाँ CPEC है, उसकी बड़ी मैसिव यानी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। इसी तरह और वर्ल्ड बैंक के और IMF के मंसूबे हैं। तो मेरे ख्याल से, लेकिन बुखारी साहब, कैन आई आस्क यू वन थिंग प्लीज, कि जो अपना हैं अख्तियारात सूबाई हुकूमत के, क्या सूबाई हुकूमत हर चीज़ को छोड़ती जाए आहिस्ता आहिस्ता कि वफाक की वजह से? आपकी इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि सूबाई हुकूमत को जो इख्तियारात 18वीं तरमीम के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर उस हुकूमत को लेके, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके एमिकेबली कोई मसला अगर हल हो जाता है तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। और मैं इसकी दाद देना चाहता हूँ अख्तर मैंगल साहब को, उनकी पार्टी को भी और फेडरल गवर्नमेंट दोनों के। उन्होंने एक इंतहाई नज़ई मसले को वक्त ज़ाया किए बगैर तय कर लिया। सर, मैं पीजे सर की जानिब आती हूँ। पीजे सर, आप क्या समझते हैं, क्या विफाक की वजह से सूबों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? देखें, वफाक में तो NFC पे अभी काफ़ी शोर पड़ा हुआ है, तो ये छोड़ दें। बात ये है कि हमने जो हमारे हाथ में जो चीज़ है, ये जो रिकोडेक का प्रोजेक्ट है, ये इसके अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। अब मुझे बताएं, मैं बिल्कुल, ये जो इफ्तिखार ने बात की है, ये एक तो हम कहते हैं कि भाई बलोचियों को पूरा पैसा नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। ये PPL का एपिसोड सबको पता है, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, और उसके बाद फिर अकबर बुख्ती का क्या हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज द सेम थिंग इज अप्लाइंग हियर कि आज आप बलूचिस्तान को 25% दे रहे हो। 25% कैसे दे रहे हो? ये $1 ट्रिलियन का वो जो ज़ख़ीरा उधर पड़ा हुआ है, जो गोल्ड और कॉपर का, आप बलूचिस्तान को सिर्फ 25% दे रहे हो। बैरक गोल्ड 50% ले रहा है 37.5% से, और उसके बाद आप ये है क्या कहते हैं, ये जो टीथियन, इसको आपने बिल्कुल साइड पे कर दिया। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हमने 11 बिलियन का ये जो नुकसान हमें पड़ना था, ठुकना था, ये पिछली गवर्नमेंट के दौरान ये ख़त्म हुआ है। ये अच्छी बात है, और आगे आके इस गवर्नमेंट ने भी किया है। सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर पाकिस्तान। बट एट द एंड ऑफ द डे, जब हम कहते हैं ना कि प्रोविंसेस की इकोनॉमी एंड प्रोविंसेस का पैसा, तो फिर दो ना उसको पैसा। सो ये बड़े सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है। और ये जो आपके नेगोशिएटर्स हैं, इनको मैं समझता हूँ दोबारा आपको रीनिगोशिएट करना पड़ेगा।
आपने उसको तो निकाल दिया ना जी, क्या क्या कहते हैं इसको, एंटोफेगस्टा को $900 मिलियन दे के उसको तो साइड पे आपने कर दिया। बट व्हाट अबाउट बलोचिस्तान? नॉट 25% सर, आई एग्री ऑन 50% फॉर बलोचिस्तान। ये हमारा है, ये बाहर से आके एक्सकवेट करके आपको हाथ में देंगे, ये ले लें ठीक ना, है। ये इस तरह बात नहीं चलेगी। बलोचिस्तान इज एन एरिया वेयर वी नीड टू रीप्लाव अ लॉट ऑफ मनी। जी इफ्तिखार साहब, आप कमेंट करना चाह रहे हैं? इजाफा करना चाहता हूँ मैं। अगर ये बुखारी साहब ने जो ताज़ा तीन सूरत हाल से हमें आगाह किया, अगर ये दुरुस्त है रिकॉर्डिंग की हद तक, तो शायद मेरे लिए काबिल कबूल हो। लेकिन मैं इसके अलावा तमाम जो हैं उनके चीज़ें उनके हक़ के लिए हों, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगा। जावेद साहब, ये मामला सिर्फ रिकॉर्डिंग का ही नहीं है। अगर कौमी मुफाद में फैसले करने होंगे तो फिर मिलकर बैठना होगा, इस पर बात करनी होगी, तमाम सूबों को उनका हक देना होगा। देखो तो फिर 18वीं तरमीम खत्म कर दें। मैं जरा कुछ चीज़ें दुरुस्त कर दूं। मुल्की फिर 18वीं मफाद तरमीम के खत्म लिए कर दें। मैं ये समझता हूँ कि मुल्की मफाद जहाँ हो उधर सियासत नहीं होनी चाहिए। जी। और अगर प्रैक्टिकली तौर पे देखें तो इस मंसूबे पे सारे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज एग्री हैं, क्योंकि ये वो मुआहदा है जो 1 साल पहले इमरान खान ने किया था। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और कंपनी, इन तीनों की पिछले 1 साल से निगोसिएशन हुई है। उन निगोसिएशन में पहला जो मुआहदा कैंसिल हुआ उसमें 75% उस कंपनी ने ले जाना था और 25% पाकिस्तान के हिस्से में आना था। इमरान खान ने इस मुआहदे को 50-50 पर लेकर गए और उस कंपनी की कंडीशन ये थी कि ये मुआहदा आप हमें सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव करा के दें। जब अच्छा मजे की बात है, पिछला चीफ मिनिस्टर जाम कमाल और ये जो कुदूस साहब हैं, ये भी ऑन बोर्ड है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है। ये तमाम ने मिल के, पिछली गवर्नमेंट फेडरल और प्रोविंशियल सब ने मिलकर ये मुआहदा किया है। और ये मैं ये समझता हूं कि इस पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। अगर अख्तर मेंगल साहब आज ऑन बोर्ड हुए हैं तो उसके पीछे भी वजह यह है कि बलोचिस्तान की असम्बली इस मुआहदे को बैक कर रही है, क्योंकि 1 साल से वो निगोसिएशन कर रहे हैं। तो अख्तर मेंगल साहब पे जब ये बात गई है तो बलोचिस्तान के लोगों ने कहा कि जनाब आप सियासत मत करें, 4 साल से आप इक्तदार में हैं, आप आज इक्तदार जब खत्म होने का टाइम आ रहा है तो आप इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जबकि आप पहले क्यों नहीं बोले जब आप इसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पार्टनर हैं, इसी फेडरल गवर्नमेंट के पार्टनर हैं। तो जब निगोसिएशन हो रहे थे उस वक्त आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रेस किए? तो मैं ये समझता हूं अख्तर मेंगल साहब ने एक समझदारी का मुजाहरा करते हुए, जिधर 95-98% पाकिस्तान के सियासतदान इस मुआहदे पे इकट्ठे थे, तो होना चाहिए। ठीक है। अब पिछला मुआहदा गलत था, ये मुआहदा ठीक है। तो इस तरह के रवैये रहेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और किसी किस्म के आगे मिसाइल भी। ठीक है जावेद साहब, आपका पॉइंट है कि एक प्रेस्टिजियस मंसूबा है जिस पर इत्तेफाक राय होना ज़रूरी है, मगर बलोचिस्तान के हुकूक पर किसी किस्म का समझौता नहीं होना चाहिए। फैसले कौमी मफाद में और सियासत से बालातर होकर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम पर दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा है जो कि एतराज़ है कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम उस असम्बली ने की जो कि मुकम्मल नहीं थी। इस पर यह कहा गया कि हमें अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असम्बली कानून साजी कर सकती है। इफ्तिखार साहब, मैं आपके पास आती हूँ और आपसे ये जानना चाहूँगी, आप मुझे ये बता दें कि इस इदारे की ज़रूरत क्या है जब आपके पास अकाउंटेबिलिटी करने के लिए दीगर इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं। पहले तो मैं इंतहाई एहतराम के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके साथियों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने एक कानूनी अमल करवाने के लिए रात को अदालतें खोल ली थी, तो क्या आपके इल्म में नहीं था कि 172 आदमियों के वोट से नया प्राइम मिनिस्टर आएगा? और क्या आपको नज़र नहीं आया था उस वक़्त कि जब ये फैसला हो गया तो दूसरे फरीक ने खड़े होकर इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया? क्या आपके इल्म में नहीं था ये? क्या आपको समझ नहीं आ गई थी ये असम्बली कम हो गई है? और अब आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू किया है कि ये टर्न
टर्नकेटेड किस्म की असेंबली है, आपको नज़र नहीं आ रहा था? असेंबली वही होगी जो आज है, और उसके अंदर जो कानून साजी हुई है वो आइन के मुताबिक हुई है। अच्छा, अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि एक असेंबली के अंदर अगर 322 अरकान हैं तो किसी किस्म की जो फैसला होना है उन 322 की मौजूदगी में हो, अगर 321 होंगे तो आप मानेंगे नहीं, ये फैसला आपने नहीं करना। और अभी तक वो केस पेंडिंग पड़ा है जिसका फैसला आपने करना है कि जो गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ उसकी सज़ा अभी तक आपने उस आदमी को नहीं दी। अगर नैब का कानून गलत है तो ये फैसला पार्लियामेंट कर लेगी। और आप इस किस्म के ऑब्जर्वेशंस देने लग गए हैं और जो अखबारात में छपती है कि मुझे समझ नहीं आती है कि फिर अगर आपको जवाब दिया जाए तो आप बुरा मना जाते हैं। ठीक है, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम शहरी तो हूँ ना। जी, मैं पीजे सर की राय लेना चाहूंगी। पीजे सर, आप क्या समझते हैं, क्या नैब जो कि इदारा है उसको खत्म नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये आज की दुनिया के अंदर आप किस चीज को लड़ रहे हैं? हमें ये FATF ने किसके अंदर हमें वो झंझोड़ा हुआ है? वाइट कॉलर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की जो आप कह लो कि इस तरह की जो क्रिमिनोलॉजी, मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी है उसके अंदर है। लेकिन उसके साथ साथ आपने नैब को अपडेट करना है। नैब अपडेट नहीं है, वाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं है वो, उसके पास लोग ही नहीं है, दे आर नॉट केपेबल, दे आर नॉट क्वालिफाइड। सो द क्वेश्चन इज, आप एक जज को लेके आते हैं, एक ऑनरेबल जज हमारे थे जो भी हैं, जो अब रिटायर हो गए, जावेद जो चले गए, बट वॉज ही अ क्वालिफाइड पर्सन इन वाइट क्राइम क्रिमिनोलॉजी? नो, ही वाजंट। ही वाज एन ऑर्डिनरी जज ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आपने उनको पकड़ के लगा दिया। यू नीड टू हैव प्रोफेशनल पीपल टू इन्वेस्टिगेट, जिस तरह के SFO में है, सीरियस फ्रॉड ऑफिस के अंदर, और NCA के अंदर, नेशनल क्राइम एजेंसी के अंदर आपके पास प्रोफेशनल्स हैं, आपने वो लेके आने। अब बात आती है कि आजकल का क्राइम है क्या? सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी, ये अदालत जो है ये तजवीज़ दे सकती है, जिस किस्म की आप तजवीज़ दे रहे हैं ये तजवीज़ दे सकती है, लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन वो दे रहे हैं, क्या उनके इल्म में नहीं था कि इस असेंबली की तादाद कितनी रह जाएगी? क्या उन्होंने उस रात देख नहीं लिया था? आपने क्या उसके बाद असेंबली ने और कवानीन नहीं बनाए? बहुत वैलिड ऑब्जर्वेशन, मुझे इस पे समझ नहीं आ रही। वैलिड ऑब्जर्वेशन है आपका। इनको बिल्कुल एक आप कह लो कि एक सजेशन देनी चाहिए कि प्लीज गेट दिस हाउस इन ऑर्डर, बिकॉज हर चीज वो आप कोर्ट्स में नहीं लेके जा सकते, और क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला है। इसीलिए ये कह रहे हैं पीजे दूसरे फरीक जिसको कह रहे हैं कि तुम असेंबली में जाओ, वो असेंबली में जा ही नहीं रहा। तो ऑब्जर्वेशन इस किस्म की दे रहे हैं कि जैसे कोई बहुत गलत काम हो गया है। भाई वो दूसरा फरीक जाए, अपोज करे, वहाँ पे इसको डट के मुकाबला करे। सर, मैं बुखारी साहब की राय लेना चाहूँगी। बुखारी साहब, डू यू एग्री विद इफ्तिखार साहब एंड पीजे सर? आप क्या समझते हैं, क्या नैब का इदारा होना चाहिए? क्या ये उस तरह से काम कर रहा है जैसे इसे काम करना चाहिए? देखिए, मेरे पास तो ये गुंजाइश नहीं है कि मैं उन दोनों हजरात जो हैं हमारे, उनकी राय से इख्तलाफ करूँ, लेकिन मैं अपनी राय बीच में शामिल कर देता हूँ। तो मुझे तरस आता है पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीड पर, जो एक फौजी डिक्टेटर के बनाए हुए कानून को इस तरह ओन कर रही हैं जैसे उनकी अपनी औलाद है। ये कानून बनाया गया था सिर्फ पॉलिटिशियन को फिक्स करने के लिए। सॉरी, इसकी पूरी तारीख उठा के आप देख लें, चाहे ये मुशर्रफ का दौर था, चाहे उसके बाद का दौर था, चाहे इमरान खान का दौर था, चाहे नवाज शरीफ का दौर था, ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ख़िलाफ़ केसेस बना के उनको मजबूर करके, कहीं पैट्रियट बनी इसके नतीजे में, कहीं आपको पता है कि काफ लीग बनी। ये सारी प्रोडक्ट्स हैं इस कानून के, जिसके तहत सियासतदानों को मजबूर करके किसी एक ख़ास पार्टी की तरफ झुकाव जो है उनका, उसको यकीनी बनाया जाता था। और आज सारे इसकी ओनरशिप लेके ऐसे सर के ऊपर ताज लेके नाच रहे हैं जैसे इससे अच्छा कानून कोई नहीं। मुझे बताइए, मुशर्रफ से पहले क्या एहतसाब के कानून नहीं थे? क्या आप मुझे बताइए, FIA नहीं थी? क्या एंटी करप्शन कोड नहीं थी? तो ये जो नई दरफुंतरी उन्होंने छोड़ी थी, आज उसकी ओनरशिप के ऊपर सारे के सारे जो हैं वो चिल्ला रहे हैं। मैंने ईमानदारी से कहा, मुझे तरस आता है इस पॉलिटिकल एलीट पर जो एक डिक्टेटर के बनाए हुए कानून की ओनरशिप ले रही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो जिस तरमीम की बात हो रही है, ख़ास तौर से नैब के हवाले से, इसकी 70% जो अमेंडमेंट्स हैं वो सारी PTI ने इंट्रोड्यूस कराई थी। इनमें से जो 2-3 चीज़ें निकाली हैं उसके ऊपर तमाम आला अदलिया का इत्तफाक है। 90 डेज़ का रिमांड दुनिया के किसी खित्ते में नहीं होता। 14 दिन से ज़्यादा का रिमांड की कहीं गुंजाइश नहीं है, लेकिन चूँकि
ये एक फौजी डिक्टेटर ने बनाया था, इसलिए हमने आंखें बंद करके इसको कबूल कर लिया है। देखें, मैं आपको फिर अर्ज़ करूँ कि ये नैब मेरे ख्याल से तो ये होनी नहीं चाहिए। मुझे समझ में नहीं आती कि सिटिंग चीफ जस्टिस से लेके चारों कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और इससे पहले के चीफ जस्टिस खोसा साहब ये कह चुके हैं फैसलों में अपने कि ये एक ऐसा अदारा है जिसका वजूद ही नहीं होना चाहिए। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि इसने सिर्फ पॉलिटिकल मनूवरिंग के अलावा और कोई काम नहीं किया, कोई एहतसाब नहीं हुआ। इसके बावजूद भी मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है रिपीट करते हुए, जिस पॉलिटिकल लीड को देखें, चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे वो अपोजिशन में है, एक डिक्टेटर के कानून को लेके सारे उसकी छत खत्म होना चाहिए। पीजे सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखें, बात यह है कि ये इदारा तो ख़त्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मोडस ऑपरेंडी जो है उसको रेक्टिफाई करें, क्योंकि जिस तरह बुखारी साहब बात कर रहे हैं, हर एक ने इसको इस्तेमाल किया है। आप इसको इंडिपेंडेंट करो, आप ऑन पब्लिक आप कह लो कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बंदे रखो। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर एक ने इसको इस्तेमाल किया है। दैट इज द रीजन। और मैं आपको बताऊं, ये इदारा खत्म करेंगे, पाकिस्तान का ट्रस्ट दुनिया में खत्म हो जाएगा। वी नीड चेक एंड बैलेंस, इंडिपेंडेंट एंड ऑनेस्ट। एहतसाब तो जरूर होना चाहिए, लेकिन इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, जो कि इस इदारे के थ्रू की जाती रही, हर हुकूमत ने की है। देखो, जितनी बुखारी साहब ने बातें की सब दुरुस्त हैं, लेकिन मैं एक बात करूंगा कि 1973 का आइन बना, उसके बाद कितनी अमेंडमेंट्स आई हैं? 18 या 19 अमेंडमेंट आ गई हैं। नैब का दायरा बना, गलत या सही इस पर नहीं जाते, पॉलिटिकल यूज़ हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसकी खामियां दूर करने की बजाय आपने इसे लूला लंगड़ा टूथलेस करके रक्षे पे बैठा दिया है। ये आप कह रहे हो ना, कि चलो शाबाश, ना पर्सन स्पेसिफिक सारी अमेंडमेंट की गई हैं। इससे बेहतर था कि मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के पास जो इफ्तिखार साहब ने बातें की, अगर इतना अख्तियार मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल फारिग है, तो फिर पार्लियामेंट लगे तो एक और अमेंडमेंट कर दे कि जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, किसी जगह भी अनचैलेंजेबल हो जाना चाहिए। अगर पार्लियामेंट आपकी इतनी सुप्रीम है, जस्टिस साहबान रिमार्क्स दे रहे हैं कि आपने स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए कानून में तब्दीली, आपने इतनी जल्दी क्यों लगाई तब्दील करने के लिए? आप उनके जवाब देने की बजाय अपने कच्चे छटे साफ किए हैं, तो कोई तो ऑब्जेक्शन करेगा ना। IMF ने भी आपसे पूछा है कि आपके मुल्क में इस वक्त एहतसाब का क्या निज़ाम है। आपने जब नैब तरमीम की है तो उसका आपके पास क्या जवाब है? देखो, 14-15 साल से अगर आपने एक हाथी पाल ही लिया है, तो या तो उसको दफन कर दें, दफन करके उसके वो कब्र पर झंडा गाड़ दें, माजी बना दें, उसे खत्म करें। अगर खत्म नहीं करना तो उसे लूला लंगड़ा भी रहने दें, उसके अंदर थोड़ी सी कोई रहने दें। हाँ, जो कमियां बेशी हैं उसको दूर करें, ये आपका काम बनता था। ठीक है जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। बुखारी साहब आपका भी, इफ्तिखार साहब आपका भी, और पीजे सर आपका भी। नैब को बतौर इदारा इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है और इस पर इतनी बहस की जा चुकी है, ये मैं नहीं कहती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं, हाई कोर्ट के 4 चीफ जस्टिस भी ये कहते हैं कि नैब को बतौर इदारा बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।